हेलो फ्रेंड, आज हम आरआरबी एनटीपीसी साइंस का मॉक टेस्ट इस वीडियो में लगाने वाले हैं। और इस मॉक टेस्ट में मैं आपको जितने भी 50 सवाल बताऊंगा, टॉप 50 सवाल, जो भी जितने भी सवाल बताऊंगा वो सब प्रीवियस पेपर से लिए हुए सवाल हैं। और ये सवाल कई बार एग्जाम में पूछे भी गए हैं। और आपको आने वाला जो एग्ज़ाम है आरआरबी एनटीपीसी का अंडर ग्रेजुएट का, ठीक है। और आप जो उसमें साइंस में से 20 नंबर पक्का करना चाहते हैं, 20 नंबर कंफर्म लाना चाहते हैं, तो ये मॉक टेस्ट आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होने वाला है, बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होने वाला है। तो इसको बिल्कुल भी स्किप मत करना। तब हम अपना टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, अपना मॉक टेस्ट स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला सवाल यह है जो एग्जाम में पूछा हुआ है, विपरीत दिशाओं में गतिमान दो समान तरंगों के व्यक्तीकरण से कौन सी तरंग उत्पन्न होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अग्रगामी तरंग, यानी कि ऑप्शन बी। दोस्तों, इसके बारे में हमने थोड़ा और अच्छे से मेंशन किया हुआ है ताकि आंसर जो हो अच्छे से हमें समझ में आ जाए। तो हम थोड़ा इसको देखते हैं। इसके बारे में यह है कि जब दो समान आवृत्ति एवं आयाम वाली तरंगें विपरीत दिशाओं में चलती हैं तो उनके व्यक्तीकरण से विशेष प्रकार के तरंग पैटर्न बनता है। दी और यह इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि अग्रगामी तरंगे। ठीक है, चलो अगला सवाल देखेंगे। ऊष्मा गतिकी के खुले निकाय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो आपके लिए यहाँ पे जो चार ऑप्शन दिए गए हैं, ये मतलब कि ये चार कथन दिए हुए हैं, एक कथन इसमें सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि निकाय एवं परिवेश के बीच ऊर्जा और द्रव्य का विनिमय होता है। और अच्छे से देखते हैं, खुले निकाय में ऊर्जा तथा द्रव्य दोनों का परिवेश साथ आदान प्रदान होता है। अगला सवाल देखेंगे। 20 मीटर ऊंची झील के तल पर जल दाब कितना होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, और इसके बारे में थोड़ा यहाँ पर हम देखा हुआ है, हमने लिखा हुआ है, आप जो है कैलकुलेट करके देख लेना। ठीक है, आज का आंसर यही निकलेगा। अगला सवाल देखेंगे। ऊष्मा गतिकी के किस निकाय में निकाय एवं परिवेश के बीच ऊर्जा या द्रव्य का कोई विनिमय नहीं होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि वियुक्त। वियुक्त निकाय में ऊर्जा ना तो ऊर्जा का आदान प्रदान होता है और ना ही द्रव्य का। ठीक है, अगला देखेंगे। अगला सवाल यह है, साधारण सूक्ष्मदर्शी में किस प्रकार के लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि उभयोतल प्रकार का लेंस का प्रयोग किया जाता है। साधारण सूक्ष्मदर्शी में उभयोतल लेंस का उपयोग किया जाता है क्योंकि यह वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब बनाता है। अगला सवाल यह है, कांच के प्रिज्म द्वारा स्पेक्ट्रम का निर्माण किसके कारण होता है। ठीक है, यहाँ पे जो है इसमें एक शब्द इसको यहाँ पे रखना और सवाल ये पूरा हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि अपवर्तन। ठीक है, प्रिज्म में विभिन्न रंगों का अपवर्तन अलग अलग मात्रा में होता है जिससे प्रकाश अपने घटक रंगों का विभाजित हो जाता है। अगला सवाल देखेंगे। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगी हो तो इसको लाइक ज़रूर कर देना। और आप जो भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो एसएससी हो, एनटीपीसी हो, या यूपी पुलिस हो, या एसएससी एमटीएस सीजीएल वगैरह, ऐसे जो भी, मैं सभी एग्ज़ाम के लिए जो है प्रीवियस पेपर से लिए हुए सवालों का ही मॉक टेस्ट इस वीडियो में अपने चैनल पर लेकर आता हूँ। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लेना। अगला सवाल यह है कि गैसों में संचरण करने वाली तरंग निम्नलिखित में से कौन सी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि अनुदैर्ध्य तरंग। ध्वनि तरंग गैसों में अनुदैर्ध्य तरंग के रूप में संचारित होती हैं। अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल यह है कि जब एक गैस को उसकी समयावस्था से संपीड़ित किया जाता है तो इसकी स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि वह उसकी स्थितिज ऊर्जा जो है वो बढ़ जाती है। संपीड़न के दौरान अणु एक दूसरे के अधिक निकट आ जाते हैं जिससे स्थितिज ऊर्जा बढ़ती है। अगला सवाल यह है, एक वस्तु को अवतल दर्पण के फोकस और ध्रुव के बीच रखा जाता है, निर्मित प्रतिबिंब कैसा होगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि आभासी और सीधा। अवतल दर्पण में फोकस और ध्रुव के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब आभासी और सीधा और बड़ा बनता है। ठीक है, चलो अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल यह है कि समय t बराबर 0 पर 1 किलोग्राम द्रव्यमान का एक पिंड 100 मीटर की ऊंचाई से विरामावस्था से गिरना शुरू करता है। 3 सेकंड में
गतिज ऊर्जा की तुलना में 4 सेकंड पर गतिज ऊर्जा क्या होगी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि अधिक होती है। ठीक है, और अच्छे से देखते हैं नीचे। गिरते हुए पिंड का वेग समय के साथ बढ़ता है और गतिज ऊर्जा वेग के वर्ग के समानुपाती होती है, इसलिए 4 सेकंड पर गतिज ऊर्जा अधिक हो जाती है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के तरंग में माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा के समानांतर गति करते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुदैर्ध्य तरंग, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अनुदैर्ध्य तरंगों में कणों का दोलन तरंग संचरण की दिशा के समानांतर होता है। ठीक है, चलो अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल यह है कि प्रकाश की समानांतर किरणों को फोकस करने के लिए मुख्यतः किसका उपयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस, यानी कि ऑप्शन ए है। उत्तल लेंस समानांतर किरणों को अपने फोकस पर एकत्रित करता है। चलो अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल यह है, किसी पदार्थ के अवस्था परिवर्तन के दौरान प्रति इकाई द्रव्यमान में स्थानांतरित ऊष्मा की मात्रा को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उसे वो कहते हैं गुप्त ऊष्मा, यानी कि ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अवस्था परिवर्तन के समय तापमान बदलने बिना अवशोषित या त्यागी गई ऊष्मा को गुप्त ऊष्मा कहते हैं। अगला सवाल देखेंगे, जूल के तापन नियम के अनुसार किसी चालक में उत्पन्न ऊष्मा क्या होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि धारा के वर्ग के अनुक्रमानुपाती। ये जूल का नियम होता है, ये वाला आप देख रहे हैं, ये जूल का नियम होता है। ऊष्मा धारा के वर्ग के समानुपाती ये होता है। अगला सवाल देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प वायु में ध्वनि की चाल के सबसे निकट होती है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 340 मीटर प्रति सेकंड। सामान्य तापमान पर वायु में ध्वनि की चाल लगभग 340 मीटर प्रति सेकंड होती है। अगला सवाल देखेंगे, निम्नलिखित में से किस भौतिक विज्ञानी के योगदानों के माध्यम से जड़त्व नियम की मूलभूत समझ स्थापित हुई है? तो इसका सही आंसर है वो है गैलीलियो गैलीली, यानी कि ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। गैलीलियो गैलीली ने जड़त्व की अवधारणा प्रस्तुत की जिसे बाद में न्यूटन ने अपने प्रथम गति नियम के रूप में विकसित किया। चलो अगले देखेंगे सवाल, व्यक्तीकरण और विवर्तन में प्रकाश ऊर्जा का क्या होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यह पुनर्विवर्तित हो जाती है, यानी कि ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। व्यक्तीकरण और विवर्तन में प्रकाश ऊर्जा नष्ट नहीं होती है बल्कि विभिन्न क्षेत्रों में पुनर्वर्तित हो जाती है। अगला देखेंगे सवाल, मुक्त पतन किस प्रकार की गति से संबंधित है? तो ये संबंधित होती है एक समान रूप से त्वरित गति के, यानी कि ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मुक्त पतन में वस्तु गुरुत्वीय त्वरण जी के साथ नीचे गिरती है, इसलिए यह एक समान त्वरित गति होती है। चलो अगला सवाल देखेंगे। दोस्तों वीडियो को आप लाइक ज़रूर कर देना एक। अगर आपको किसी भी सवाल में कोई डाउट हो तो आप बेझिझक कमेंट करना, मैं उसका रिप्लाई दूंगा, आपको अच्छे से समझाऊंगा अगर कोई डाउट है। ठीक है, चलो अगला सवाल देखेंगे। पोलराइड ग्लास का उपयोग फोटोग्राफिक कैमरे में क्यों किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि ध्रुवीकरण के कारण यह प्रकाश की तीव्रता को आधा कर देता है। पोलराइड शीट अनावश्यक परावर्तित प्रकाश को कम करती है तथा ध्रुवीकृत प्रकाश की तीव्रता घटाती है, जिससे तस्वीर अधिक स्पष्ट बनती है। अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल यह है कि ऊष्मा के संचरण की यह विधि कौन सी है जिसमें माध्यम के कणों का वास्तविक स्थानांतरण नहीं होता? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चालन, यानी कि ऑप्शन ए। चालन में ऊष्मा का संचरण कणों के कंपन द्वारा होता है। कण स्वयं एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं जाते हैं। अगला सवाल है, किसी वस्तु का भार कहाँ सबसे कम होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पृथ्वी के केंद्र पर, यानी कि ऑप्शन बी। पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय आकर्षण सभी दिशाओं में संतुलित हो जाता है, इसलिए भार शून्य हो जाता है।
अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल यह है कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि एम्पियर। विद्युत धारा का एसआई इकाई जो है एम्पियर होती है। चलो अगला सवाल देखेंगे। किसी चालक का प्रतिरोध किस पर निर्भर नहीं करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चालक में प्रवाहित धारा पर, यानी कि ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। प्रतिरोध चालक की इकाई क्षेत्रफल और पदार्थ पर निर्भर करता है, धारा पर नहीं करता है। ठीक है। अगला सवाल है विद्युत शक्ति का मात्रक क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि वाट। विद्युत शक्ति का ऐसा ही इकाई होती है वाट। अगला सवाल है ध्वनि तरंगे किस प्रकार की तरंगे होती हैं? तो ये तरंगे होती हैं अनुदैर्ध्य प्रकार के, यानी कि ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ध्वनि तरंगों में माध्यम के कण तरंग की दिशा के समानांतर दोलन करते हैं। ठीक है। चलो अगला सवाल देखेंगे। यदि किसी वस्तु का वेग 2 गुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी कि 4 गुनी हो जाएगी। गतिज ऊर्जा वेग के वर्ग के समानुपाती होती है। वेग 2 गुना करने पर गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाती है। अगला सवाल देखेंगे। प्रकाश के निर्वात में वेग का मान कितना होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 3 गुना 10 की घात मीटर प्रति सेकंड। ठीक है। निर्वात में प्रकाश का वेग लगभग 3 गुना 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड होता है। अगला सवाल देखेंगे। दर्पण का फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? ठीक है। तो इसको कहा जाता है फोकल लंबाई, यानी कि ऑप्शन सी। ध्रुव से फोकस तक की दूरी को फोकल लंबाई कहते हैं। अगला सवाल यह है तापमान मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है थर्मामीटर का, यानी कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तापमान मापने के लिए थर्मामीटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। अगला सवाल देखेंगे। ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार ऊर्जा किस प्रकार की हो सकती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि ना तो उत्पन्न की जा सकती है और ना ही नष्ट की जा सकती है। ऊर्जा केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती है, उसका कुल परिणाम स्थिर रहता है। ठीक है। अगला सवाल देखेंगे। जड़त्व किसका गुण है? तो ये गुण हो जाएगा पदार्थ का, यानी कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जड़त्व पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण वह अपनी विराम या समान वेग की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है। अगला सवाल है न्यूटन का प्रथम गति नियम किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर है वो हो जाएगा जड़त्व, यानी कि ऑप्शन सी। न्यूटन का प्रथम नियम जो है वो जड़त्व के नियम के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। चलो अगला सवाल देखेंगे। किसी वस्तु का संवेग किसके बराबर होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि द्रव्यमान गुना वेग। संवेग वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल के बराबर होता है। अगला सवाल देखेंगे। कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है? तो कार्य का एसआई मात्रक होता है जूल, यानी कि ऑप्शन बी। कार्य का एसआई इकाई मात्रक होता है जूल। अगला सवाल है शक्ति यानी कि पावर किसकी दर को व्यक्त करती है? तो इसका सही आंसर है कार्य करने की दर को, यानी कि ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। शक्ति बताती है कि किसी निश्चित समय में कितना कार्य किया गया है। ठीक है। चलो अगला सवाल देखेंगे। गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी की सतह पर लगभग कितना होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण का मान लगभग 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। अगला सवाल यह है यदि किसी वस्तु पर लगने वाला परिणामी बल शून्य हो तो वस्तु क्या होगी? ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि विराम में या समान वेग से गतिमान हो सकती है। ठीक है। अब इसको और देखते हैं अच्छे से। न्यूटन के प्रथम नियम के अनुसार परिणामी बल शून्य होने पर वस्तु अपनी वर्तमान अवस्था बनाए रखती है। ठीक है। चलो अगला सवाल देखेंगे। ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस माध्यम में होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि ठोस।
ठोसों में कण सबसे अधिक सघन होते हैं, इसलिए ध्वनि सबसे तेज चलती है। अगला सवाल है, निर्वात में ध्वनि क्यों नहीं चल सकती? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि माध्यम अनुपस्थिति होता है। ठीक है, ध्वनि एक यांत्रिक तरंग है जिसके संचरण के लिए माध्यम आवश्यक होता है। अगला सवाल है, प्रकाश का परावर्तन किस नियम का पालन करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा परावर्तन का नियम, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। परावर्तन में आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं तथा आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब एक ही तल में होते हैं। अगला सवाल यह है कि उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव कैसा होता है? तो वो होता है आभासी और सीधा, यानी कि ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उत्तल दर्पण हमेशा आभासी, सीधा तथा छोटा प्रतिबिंब बनाता है। अगला सवाल है, विद्युत धारा का प्रवाह किस दिशा में माना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि इलेक्ट्रॉनों की विपरीत दिशा में। परंपरागत रूप से धारा की दिशा धनात्मक आवेश के प्रवाह की दिशा मानी जाती है, जो इलेक्ट्रॉनों की दिशा के विपरीत होती है। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे, ओम का नियम किन राशियों के बीच संबंध बताता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि धारा, विभवांतर और प्रतिरोध के बीच जो है वो ओम का नियम राशियों का संबंध बताता है। अब इसको देखते हैं, ओम का नियम धारा, विभवांतर और प्रतिरोध के बीच का संबंध बताता है। चलो अगला सवाल देखेंगे, विद्युत बल्ब में प्रकाश उत्पन्न होने का मुख्य कारण क्या होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जूल तापन प्रभाव के कारण, यानी कि ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बल्ब के फिलामेंट में धारा प्रवाहित होने पर वह गर्म होकर चमकने लगता है। ठीक है, आपने देखा होगा पहले जो बल्ब जो जलते थे उनमें एक लोहे के मतलब कि गूंज टाइप की जो होती थी वो अंदर, उसको टंगस्टन बोला जाता है। तो वो लाल हो जाती है जब उसमें बिजली जलती है, तो लाल होने के फिर लाल बल्ब जलता है। तो इस सवाल के बारे में वो यही पूछा जा रहा है। अगला सवाल यह है कि ऊर्जा का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो इसका मात्रक होता है जूल, यानी कि ऑप्शन ए, ऊर्जा का ऐसा इकाई जूल होता है। अगला सवाल यह है कि मेयोनीज को निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया द्वारा तैयार किया जाता है? मेयोनीज का मतलब आपने देखा होगा जो हम खाते हैं नॉर्मल तरीके से, जैसे कि मोमोज के साथ जो आती है, मोमोज में खाया जाता है और बर्गर में खाया जाता है, मतलब मोमोज मेयोनीज नाम की जो चटनी होती है इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो इसके जो बनाया कैसे जाता है? तो इसको ऐसे, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि पायसीकरण के द्वारा। प्रक्रिया जो होती है बनाने की उसको क्या नाम दिया जाता है? तो उसका नाम है पायसीकरण, यानी कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, मेयोनीज तेल और पानी जैसे दो मिलने वाले द्रवों को मिलाकर बनाया जाता है। अंडे की जर्दी इसमें पायसीकरण का कार्य करती है, इसलिए यह पायसीकरण का उदाहरण है। ठीक है, अगला सवाल यह है कि ऊष्मीय प्रदूषण मुख्यतः औद्योगिक क्रियाओं को औद्योगिक क्रियाओं से संबंधित किस प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि शीतलक के रूप में जल का उपयोग। उद्योगों और ताप विद्युत संयंत्रों में मशीनों को ठंडा करने के लिए जल का उपयोग किया जाता है। बाद में गर्म जल को नदियों या झीलों में छोड़ दिया जाता है, जिससे जल का तापमान बढ़ जाता है और ऊष्मीय प्रदूषण उत्पन्न होता है। अगला सवाल देखेंगे, सूर्य के प्रकाश में शहरी वायुमंडल में ओजोन तथा परऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट पैन, यानी कि शॉर्ट फॉर्म में इसको बोला जाता है पैन, दोनों के निर्माण में कौन से प्रदूषक योगदान करते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हाइड्रोकार्बन, यानी कि ऑप्शन बी। हाइड्रोकार्बन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में नाइट्रोजन ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके प्रकाश रासायनिक धुंध बनाते हैं, जिससे ओजोन और पैन का निर्माण होता है। अगला सवाल देखेंगे, अवपरमाणुक कणों की खोज से डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की कौन सी अवधारणा गलत सिद्ध हुई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि पदार्थ अविभाज्य परमाणुओं से बना होता है।
इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जैसे अवपरमाणु कणों की खोज से यह सिद्ध हुआ कि परमाणु अविभाज्य नहीं है, बल्कि यह और भी छोटे कणों से मिलकर बना है। इसलिए डाल्टन की यह अवधारणा गलत सिद्ध हुई थी। ठीक है, अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल यह है, WBC शरीर की रक्षा कैसे करता है? तो दोस्तों ये सवाल आपके लिए होमवर्क है, तो इसका आपको जो है ना आंसर कमेंट बॉक्स में करना है। मॉक टेस्ट अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, और ऐसे सभी एग्जाम के लिए मॉक टेस्ट और प्रैक्टिस सेट देखने के लिए सिर्फ प्रीवियस पेपर के, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना। अब हम आपसे मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।